तो अब हम प्रथम चरण में देखेंगे कि ईस्वी सन 1600 से 1765 यानी लगभग 150 साल तक कंपनी का उदय और उसका व्यापारिक चरण माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, तो सन 1599 में इंग्लैंड में एक लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की जाती है। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को वहां की रानी एलिजाबेथ के थ्रू पूर्व एशिया में व्यापार करने का एक चार्टर मिलता है कि आपको एकाधिकार है, आप वहां जाके आप व्यापार कर सकते हो, सिर्फ ये एक ही कंपनी। और 15 साल तक का वो चार्टर के थ्रू 15 साल का इनको एकाधिकार प्राप्त हुआ था। फिर ये कंपनी सन 1612 में भारत में जहांगीर के दरबार में इसके अधिकारी आते हैं और कहते हैं, महोदय हमें आपके भारत में भी व्यापार करने के लिए परमिशन दीजिए। तो जहांगीर ने रॉयल फरमान के थ्रू इनको 1612 में अधिकार दे दिया कि ठीक है, आप भारत में जाओ, आप भारत में कहीं पे भी आप व्यापार कर सकते हो। और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने 1613 में सूरत में अपनी प्रथम कोठी यानी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी यहाँ पे सूरत में। और कंपनी लगभग 1600 से लेकर 1757 यानी 150 साल तक सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों में अपना ध्यान रखा। लेकिन 1757 में कंपनी ने षड्यंत्र के थ्रू बंगाल के नवाब को युद्ध में हरा देती है। और फिर समय आता है 1764 में, वहां पे बक्सर के युद्ध में भी कंपनी बंगाल के नवाब और शाह आलम द्वितीय को युद्ध में हराती है। और युद्ध के पश्चात एक संधि होती है, उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि 1765 में। और यही वो समय था इलाहाबाद की संधि के बाद ये कंपनी भारतीय राज्य व्यवस्था में, राजनीति में डायरेक्ट हस्तक्षेप शुरुआत यहां से हुई थी। इलाहाबाद की संधि के मुताबिक कंपनी को भारत के भूभाग बंगाल, बिहार और ये उड़ीसा, इन 3 प्रांतों में राजस्व की शक्तियां प्राप्त हो जाती है, जिसके हिसाब से अब भारत में द्वैत शासन प्रणाली की नींव देखने को मिलती है। अर्थात क्या हुआ इसका, मीन्स अब शासन को 2 भाग में बांटा गया। मीन्स अब जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून प्रक्रिया है, वो कौन देखेगा, तो नवाब देखेगा। लेकिन कंपनी क्या करेगी, कंपनी राजस्व का जो कर है, टैक्स है, महसूल है, वो सारा कंपनी देखेगी। यानी अब भारत में द्वैत शासन प्रणाली की नींव किसने रखी थी, तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत यहां से देखने को मिलती है। और अब कंपनी भारत की राजनीति में डायरेक्ट हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया। क्यों कि अब कंपनी को राजस्व प्राप्त करने की शक्तियां तो प्राप्त थी, लेकिन उस पर कोई जवाबदेहिता नहीं थी, उन पर कोई देखरेख वाला नहीं था, उनसे कोई जवाब लेने वाला नहीं था। तो कंपनी तो दिन और दिन कर्जे में डूबती रही, लेकिन कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के अधिकारीगण वो धनवान होते गए। और एक समय ऐसा आया कि अब कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके दया याचना करने लगी कि महोदय हमें कुछ फंड दीजिए, तो हम हमारी जो कंपनी है 150 साल पुरानी है, इसको हम कर्ज से बचा सकते। तो स्वाभाविक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोली कंपनी के अधिकारी है, कर्मचारी वो तो पैसे वाले हो रहे, और कंपनी कर्ज में कैसे डूबी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहां से एक समिति भारत भेजी, और उस समिति का रिपोर्ट ये आया कि कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार फैल चुका है, इसलिए कंपनी में नियंत्रण लाने की जरूरत है। तो उसके देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 का रेगुलेटरी एक्ट लाया, यानी नियामक अधिनियम लाया। अब आप देखेंगे नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यह भारत के संविधान के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, और इसके द्वारा ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण करने की विधिवत शक्ति मिल जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यानी हेतु क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के अधिकारियों भारत और ब्रिटेन दोनों स्थान पर नियंत्रण स्थापित करना और कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इस एक्ट में
क्या क्या प्रावधान थे? तो प्रथम प्रावधान ये था कि अब कंपनी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते, यानी अब उनको निजी व्यापार करना भी होगा तो लाइसेंस लेके कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, अब वो किसी से रिश्वत, गिफ्ट और भेंट सौगात भी नहीं ले सकते, यानी आप रिश्वत भी नहीं ले सकते हो, आप गिफ्ट भी नहीं ले सकते हो। ये उसका प्रथम प्रावधान था। दूसरा प्रावधान इसमें यह था कि उस समय कंपनी का जो व्यापार था वो भारत के भूभाग पे 3 जगह पे ज्यादा चल रहा था कंपनी की प्रेसिडेंसी। एक यहाँ पे मुंबई, मद्रास और ये बंगाल, 3 जगह पे थी और तीनों के अपने अलग अलग गवर्नर थे। तो इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि ये मुंबई का गवर्नर और ये मद्रास का गवर्नर, इन दोनों को बंगाल के गवर्नर के अंडर में लाया गया, यानी अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। और इस प्रकार भारत में पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या बना? क्या था? यह बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी इसके अधीन कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल के काम को इजी बनाने के लिए एक गवर्नर जनरल की परिषद, काउंसिल बनाई गई, गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई। उसमें 4 मेंबर, गवर्नर जनरल प्लस 4 यानी 5 मेंबर की एक परिषद बनाई गई। उनके नाम देख लो तो रिचर्ड, मॉनसून, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकते हैं नाम, रिचर्ड, मॉनसून, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस, गवर्नर जनरल की काउंसिल। और इनका कार्यकाल था 5 साल। कितना? 5 साल। और अब बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। दूसरी इसमें क्या प्रावधान था? तो दूसरा प्रावधान था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की रचना करनी होगी। तो 1774 में कलकत्ता में देश का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 उसके अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश थे 3, उनमें जॉन राइड, रॉबर्ट चैम्बर और सीजर लिम्स्टर। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, नाम याद रखना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी, 74 में, और उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जॉन राइट, रॉबर्ट चैम्बर और सीजर लिम्स्टर। उसमें इस एक जोगवाई और भी थी, एक प्रावधान, कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कंपनी पे रेगुलेटिंग करेगा, उसके मेंबरों में जो पहले कार्यकाल 1 साल का था उसका कार्यकाल 4 साल कर दिया गया। और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपना रिपोर्ट हर साल ब्रिटिश कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को देना होगा। किसका रिपोर्ट? तो भाई टैक्स, सैन्य और जो व्यापार है, सारी गतिविधियों का उनको रिपोर्ट ब्रिटिश कैबिनेट को देना होगा। ये 1773 की मेन बातें थी। यह अधिनियम भारतीय संविधान के विकास यात्रा का आरंभिक स्तंभ है, जिससे केंद्रीकृत अंग्रेजी प्रशासन, न्यायिक संस्थान और संसद की भूमिका स्थापित हुई थी।